हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज। पिछले लेक्चर में हमने चोल साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के बारे में समझा था। इस वाली वीडियो में हम चोल प्रशासन के बारे में समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें। क्लास नोट्स के माध्यम से इस टॉपिक को हम समझेंगे और अगर अभी तक आपने नोट्स बनाना स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज़ नोट्स बनाना चालू कर दें, क्योंकि इस चैनल पे हम हिस्ट्री की क्लासेस नोट्स के माध्यम से करने वाले हैं और सारी क्लासेस क्रमबद्ध तरीके से इसी प्रकार से आने वाली हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर में आगे शुरू करते हैं। चोल प्रशासन। चोल साम्राज्य के स्वरूप के संबंध में परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए गए हैं। कुछ इतिहासकार इसे एक केंद्रीकृत राज्य कहते हैं तो कुछ अन्य इसे खंडात्मक राज्य मानते हैं। वास्तविकता इन दोनों के बीच में है। इसका अस्तित्व वस्तुतः एक स्वायत्त और आत्म केंद्रित प्रशासनिक खंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेगमेंट के समान था, जिसमें स्थानीय समृद्ध कृषक समुदाय या वेल्लाल का निर्णायक प्रभाव होता था। जो स्थानीय समृद्ध कृषक समुदाय था, एक कम्युनिटी थी किसानों की, उसे हम वेल्लाल कहते थे, उनका निर्णायक प्रभाव होता था। चोल साम्राज्य के अधीन इन इकाइयों को एक वृहद केंद्रीय व्यवस्था के अधीन सुसंगठित रूप प्राप्त हुआ और यह प्रक्रिया राजा राज के समय से प्रारंभ हो इसका क्रमिक विकास होता रहा। इस प्रकार केंद्रीय नियंत्रण और स्थानीय स्वायत्तता का एक संतुलन चोल राज व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता बन गई। केंद्रीय प्रशासन के बारे में समझिए। सबसे ऊपर राजा होता था जो प्रधान होता था। राजा का पद वंशानुगत होता था और इसके उत्तराधिकारी के रूप में इसका सबसे बड़ा पुत्र ज्येष्ठ पुत्र होता था। राजा के नीचे दरबारी होते थे, अधिकारियों की सभा होती थी, उसे उदन कुट्टम कहते थे। पत्र या विपत्रों की देखरेख करने वाला विभाग राय सलम कहलाता था। केंद्रीय अधिकारी दो श्रेणी में थे, एक उच्च स्तरीय अधिकारी और एक निम्न स्तरीय अधिकारी। चोल साम्राज्य के केंद्रीय अधिकारी जो उच्च स्तरीय थे उन्हें हम पेरुंदानम कहते थे और जो निम्न स्तरीय अधिकारी थे उन्हें सेरुताराम कहते थे। पेरुंदानम और सेरुताराम एक उच्च स्तरीय अधिकारी था तो दूसरा निम्न स्तरीय अधिकारी था। एक अधिकारी था जिसका नाम था जीविता। जीविता ऐसे अधिकारी थे जो वेतन के बदले भूमि अनुदान प्राप्त करते थे। एक अधिकारी का वर्ग था जो भ्रमणशील अधिकारी थे, उन्हें विदेयी अधिकारी कहते थे। ये क्षेत्रों की यात्रा कर स्थानीय प्रशासन पर निगरानी रखते थे। चोल साम्राज्य का विभाजन। चोल साम्राज्य 8 या 9 प्रांतों में विभाजित था जिसे मंडल कहते थे। इन मंडल में प्रशासक मंडलेश्वर या मंडल मुदाली कहलाते थे। मंडलेश्वर की नियुक्ति राजा के द्वारा होती थी। फर्ज कीजिए एक बड़ा सा साम्राज्य है जिसे हम कुछ प्रांतों में बांट रहे हैं। जैसे आज बड़ा सा साम्राज्य है भारत, उसकी कुछ प्रांतें हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान। वैसे उस समय जो प्रांतें थी उन्हें हम मंडल कहते थे। मंडल के अंदर जो प्रशासनिक इकाई थी जिसका विकास चोल काल में हुआ था वह वलनाडु कहलाती थी। इन्हें डिस्ट्रिक्ट के तौर पर समझ सकते हैं। मंडल हो गए प्रांत, प्रोविंस, और उसके अंदर आ गए वलनाडु डिस्ट्रिक्ट। वलनाडु के अंदर आते थे नाडु, ब्लॉक या लगान वसूली की इकाई थी। चोलों से पूर्व पल्लवों के समय में ही यह प्रारंभ हो गई थी नाडु वाली व्यवस्था। नाडु का जो प्रशासन था वो नाडु वगाय नामक अधिकारी के द्वारा होता था और लगान वसूली तोंडवान नामक अधिकारी के द्वारा होता था। एक बार फिर से समझे इसे। साम्राज्य का विभाजन 8 या 9 प्रांतों में था। प्रांतों को मंडल कहते थे। मंडल के अधीन वलनाडु था जो लगान वसूली की इकाई थी जिसका विकास चोल काल में हुआ था। लगान वसूली की इकाई नाडु थी, वलनाडु हो गया आपका जिला लेवल और नाडु हो गया गांव स्तर का। यह लगान वसूली की इकाई थी और नाडु का प्रशासन नाडु वगाय के द्वारा होता था और लगान वसूली तोंडवान के द्वारा होता था। और चोल साम्राज्य में सामान्यतः जो टैक्स था वो 1/4 यानी कि 25%, 1/4 था सामान्यतः। नाडु के स्तर पर समृद्ध कृषक समुदाय अथवा वेल्लाल द्वारा अपने प्रतिनिधि चुने जाते थे जो नट्टर कहलाते थे। ग्रामीण स्तर पे जो कृषक समुदाय था जिसे वेल्लाल कहते थे वो अपने प्रतिनिधि चुनते थे जिसे नट्टर कहते थे।
नाडु के अधीन गांव आते थे जिन्हें कोट्टम या कुर्रम कहते थे। बड़े गांव पृथक प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित होते थे। तनियूर कोट्टम कहलाते थे। ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांव ब्रह्मदेय कहलाते थे, जबकि ब्राह्मणों द्वारा बसाए गए गांव अग्रहार कहलाते थे और मंदिरों को प्रदत्त गांव देवदेय कहलाते थे। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। जो साम्राज्य था चोल साम्राज्य, वो 8 या 9 प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांतों को मंडल कहते थे और मंडल के प्रशासक को मंडलेश्वर कहते थे या मंडल मुदाली कहते थे। मंडलेश्वर या मंडल मुदाली की नियुक्ति राजा के द्वारा होता था। प्रांत वलनाडु में विभक्त थे, जो प्रशासनिक इकाई जिसका विकास चोल काल में हुआ था। वलनाडु के अंदर नाडु आता था। यह लगान वसूली की इकाई थी। चोलों के पूर्व पल्लवों के काल में ही प्रारंभ हो गई थी। नाडु समझ लीजिए वर्तमान काल का पंचायत, ग्राम पंचायत। प्रशासन, नाडु की प्रशासन देखती थी। नाडु वगाई नामक अधिकारी के द्वारा देखी जाती थी और लगान वसूली तोंडवान नामक अधिकारी के द्वारा, और सामान्यतः टैक्स 1/4 था। नाडु के स्तर पर समृद्ध कृषक समुदाय अथवा वेल्लाल द्वारा अपने प्रतिनिधि चुने जाते थे, जो नट्टर कहलाते थे। नाडु का दिन गांव आते थे, जो कट्टम या कुरम कहलाते थे। बड़े गांव जो पृथक होकर प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित होते थे, उन्हें तनियूर या कुट्टम कहते थे। ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांव ब्रह्मदेय कहलाते थे, जबकि ब्राह्मणों द्वारा बसाए गए गांव अग्रहार कहलाते थे। मंदिरों को प्रदत्त गांव देवदेय कहलाते थे। चलिए अब देखते हैं स्थानीय स्वायत्तता, जो चोल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में मानी जानी जाती है। ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वायत्तता की व्यवस्था थी। इसके लिए विभिन्न गांवों में 3 प्रकार की संस्थाएं थीं। संस्थाएं कौन कौन सी थी? ऊर, सभा और महासभा। ऊर किसी भी गांव के वयस्क पुरुष करदाताओं की प्रतिनिधि सभा को ऊर कहते थे। इसकी सदस्यता समान जनों को प्राप्त थी। दूसरी संगठन थी सभा। इसका गठन केवल ब्रह्मदेय गांवों में किया जाता था तथा केवल ब्राह्मण ही इसके सदस्य होते थे। महासभा सभा की अधिक वृहत स्वरूप की संस्था थी, जो कभी कभी 1 से अधिक गांवों की सामूहिक व्यवस्था की देखरेख करती थी। तो इनकी व्यवस्था 3 प्रकार की संस्थाओं के द्वारा चलती थी: ऊर, सभा और महासभा। ग्रामीण सभाओं के अतिरिक्त नागरम नामक अधिकारी सभा की भी चर्चा मिलती है। नागरम नामक प्रतिनिधि सभा की चर्चा मिलती है, जो व्यापारियों के हितों और गतिविधियों की देखरेख करता था। ग्रामीण सभाओं के क्रियाकलापों की जानकारी के मुख्य स्रोत उत्तर मेरूर के 2 अभिलेख हैं, जो क्रमशः 1919 तथा 1921 के हैं। तो इस कालक्रम में शासक हुआ था प्रांतक प्रथम। ये प्रांतक प्रथम से संबंधित है। तो डायरेक्ट सवाल पूछता है कि उत्तर मेरूर के अभिलेख किस चोल शासक से संबंधित हैं। ऑप्शन में चोल शासक का नाम रहेगा, विजयालय रहेगा, प्रांतक प्रथम रहेगा, राजेंद्र प्रथम रहेगा, राजा राज प्रथम। तो उत्तर क्या होगा? प्रांतक प्रथम। उत्तर मेरूर के 2 अभिलेख किससे संबंधित है? प्रांतक प्रथम से। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि सभाओं के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्येक वर्ष किया जाता था और इसके अंतर्गत 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष बदले जाते थे या अवकाश प्राप्त करते थे। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। सदस्यों के लिए कुछ शैक्षिक, आर्थिक और नैतिक योग्यताओं का होना अनिवार्य था। यह निर्वाचित सदस्य भूमि वितरण एवं बंदोबस्त, सिंचाई व्यवस्था, लगान एवं करों की वसूली, मंदिरों की देखरेख, कानून व्यवस्था, न्याय आदि जैसे प्रशासनिक कार्यों का संचालन करते थे। सभा के सदस्य 6 उप समितियों में विभाजित थे। उप समितियां वरियाम कहलाती थीं। इनके द्वारा लेखा जोखा, उद्यान और तालाब की देखरेख की जाती थी। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी इन सभाओं को सहायता प्रदान करते थे, मगर इनके कार्यों में हस्तक्षेप सामान्यतः नहीं करते थे। तो केंद्रीय अधिकारी सभाओं की कार्यकलाप में हस्तक्षेप सामान्यतः नहीं ही करते थे। तो इस प्रकार ये स्वायत्त ग्रामीण व्यवस्था थी, जिसमें केंद्रीय नाम मात्र का हस्तक्षेप करती थी। ग्रामीण व्यवस्था। दक्षिण भारत में प्रशासन की बुनियादी इकाई नाडु थी। नाडु कई गांवों से मिलकर बनता था, जिन्हें कुर्रम अथवा कोट्टम कहते थे। एक विशेष श्रेणी अग्रहार गांवों की थी, जो ब्राह्मणों को दान दिए जा रहे थे।
नाडु के प्रशासक नाडु वगाए कहलाते थे। लगान वसूली के लिए नाडु को मिलाकर वलनाडु बनाया जाता था। नाडु के स्तर पर प्रतिनिधि सभा नत्तार कहलाती थी। ग्रामीण समाज की बुनियादी विशेषता सुसंगठित एवं शक्तिशाली कृषक समुदाय था। कृषकों या विल्लाल का कृषि कार्यों पर पूरा नियंत्रण था। उत्पादन की व्यवस्था पर अनेक प्रकार के सामूहिक नियंत्रण विद्यमान थे। इस तथ्य की संपुष्टि भूमि में निहित उन अधिकारों से भी होती है जो कणी अधिकार कहलाते थे, जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ हस्तांतरित होते थे। दक्षिण भारत में ब्रह्मदेव व्यवस्था के कारण परिवर्तन जरूर आए, परंतु सामंती व्यवस्था के न होने के कारण ग्रामीण व्यवस्था की अपनी विशिष्टता बनी रही, जिसमें कृषक समुदाय या विल्लाल वर्ग की भूमिका और स्वायत्त शासन की परंपरा सबसे महत्वपूर्ण थी। भूमि अनुदान देने की व्यवस्था जो दक्षिण भारत में थी, ब्रह्मदेव व्यवस्था थी। ब्रह्मदेव व्यवस्था के कारण परिवर्तन थोड़े बहुत जरूर आए थे, लेकिन यह पूर्ण रूप से सामंती व्यवस्था के ढर्रे पर नहीं गया था। अब देखते हैं कर प्रणाली। चोल साम्राज्य में कर प्रणाली सुव्यवस्थित थी। राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत लगान या भू राजस्व था। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ राजाओं से प्राप्त नजराना और व्यापार एवं शिल्प पर लगे चुंगी भी राज्य के आमदनी का महत्वपूर्ण स्रोत थे। लगान की सामान्य दर उपज का 1/4 अंश थी, जो 1/3 से 1/6 तक बढ़ाई या घटाई जा सकती थी। चोल साम्राज्य में सैन्य संगठन। सेना में लगभग 60,000 हाथी और 1.5 लाख सैनिक थे। इनमें घुड़सवार भी शामिल थे। अच्छे नस्ल के घोड़े चोलों को अरब व्यापारियों के माध्यम से प्राप्त होते थे। चोल साम्राज्य में अंगरक्षक को वेलेकार कहते थे, तीरंदाज को विल्लीगल और पैदल सैनिक कलईकार। अंगरक्षक को वेलेकार, तीरंदाज को विल्लीगल और पैदल सैनिक को कलईकार। चोल साम्राज्य के सेना संगठन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नौसेना। चोल शासकों ने नौसेना को शक्तिशाली बनाने की दिशा में प्रयास किया। पल्लवों ने भी इस दिशा में प्रारंभिक प्रगति की थी। चोलों ने शक्तिशाली जहाज़ों का निर्माण किया, जिससे न केवल अपनी विस्तृत तटवर्ती सीमा की रक्षा की गई, बल्कि समुद्र पार साम्राज्य विस्तार भी। इन्होंने कई बार श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया। दक्षिण पूर्व एशिया में श्री विजयनगर को भी अपनी सत्ता मनवाने पर बाध्य किया। बंगाल की खाड़ी में अपना वर्चस्व बनाए रखा। चोल साम्राज्य के समय प्रमुख बंदरगाह के रूप में कावेरीपट्टनम, कोरकरी, महाबलीपुरम और शालियूर प्रसिद्ध हैं। चोल साम्राज्य में न्याय व्यवस्था। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण सभाएं मुकदमों का फैसला करती थी। उनके ऊपर राजकीय सम्राट की अदालत सर्वोपरि थी। मुकदमे में दस्तावेजों तथा गवाहों दोनों को आधार बनाया जाता था। दंड विधान कठोर था। राजद्रोह या हत्या जैसे अपराधों के लिए मृत्यु दंड निर्धारित था। जुर्माना भी लगाया जा सकता था। अब हम सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियां समझेंगे। पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत में समाज